हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट फॉर्म में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जी हाँ, बिल्कुल। आपका 12th क्लास में दो बुक है अर्थशास्त्र का। मतलब अर्थशास्त्र दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा पार्ट का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। इससे पहले हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा है। टोटल 6 चैप्टर थे, उसमें 6 चैप्टर को हम लोगों ने थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रूप से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जो भी अभी तक व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूरा तरह से नहीं पढ़े हैं, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर अभी तक थ्योरी कवर नहीं किए, तो प्लीज कर लें। क्योंकि जब तक आप व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समष्टि अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को रिलेट है, मतलब दोनों सहसंबंधित है। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत सारा टॉपिक आपको समष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा, इसलिए आप पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की सारी चैप्टर को कवर करेंगे। सारे चैप्टर के अंदर जितने भी सारी अवधारणाएं, जितने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करके याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग इन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें भी आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है परिचय, दूसरा चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तीसरा चैप्टर का नाम है मुद्रा और बैंकिंग, और चौथा चैप्टर का नाम है आय और रोजगार के सिद्धांत, पांचवा चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र में खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, टोटल 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी में आप जानेंगे कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, एनआई कैसे निकाला जाता है, जीएनपी कैसे निकाला जाता है, और एनएनपी कैसे निकाला जाता है। मतलब बड़े लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो अर्थशास्त्री यूज करते हैं, यानी देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो भी आर्थिक पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो सारा चीज का आप अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप बैंकिंग के बारे में जानेंगे कि बैंकिंग कौन कौन सा रूल लागू करती है, कौन कौन सा पॉलिसी को फॉलो करती है, ये सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, सारा चीज को नोट करेंगे। आपके पास नोट है नहीं है, लेकिन फिर भी नोट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको पूरा तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर का। कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, नोट करेंगे तभी याद रहेगा। वीडियो देख के अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे, ये माइंड की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है परिचय। क्या नाम है? परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें? समष्टि अर्थशास्त्र की संपूर्ण अवधारणा, यानी ऑल कॉन्सेप्ट, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जितने सारे अवधारणाएं हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारा अवधारणा दी गई है, जीएनपी, जीडीपी, एनआई, ये सारा चीज का अवधारणा इसी में है। देश क्यों मतलब गरीबी की ओर जा रहा है, या फिर देश जो है मतलब घाटे में क्यों चल रही है, बजट घाटे में क्यों जा रही है, ये सारा चीज का आप स्टडी करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। निवेश क्या होता है, इन्वेस्ट, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। 1929 में जो महामंदी आई थी, अमेरिका का शेयर मार्केट गिर गया था और महामंदी आई थी, ये आने का क्या कारण था और क्या है महामंदी, कहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारे चीज को इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सरल भाषा में हम लोग व्याख्या करेंगे, क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसे भी हम लोग टोटल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी समाजवादी, पूंजीवादी और एक तरह से आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये सारा चीज का हम लोग स्टडी करेंगे। परिचय के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? सबसे पहले आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, शास्त्र का मतलब होता है बुक। आप क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रिया का जिस बुक के अंतर्गत, जिस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपको अंतर समझना है। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप की जाती है, बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप आपस में को रिलेट करके सहसंबंधित करके मतलब किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी देश के अंतर्गत, तो वो होता है अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब होता है बुक। शास्त्र का सिंपल सा मतलब है बुक। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की शाखा कौन कौन सा है? अर्थशास्त्र है, भूगोल है, हिस्ट्री है। तो उसी प्रकार एक प्रकार का अर्थशास्त्र भी क्या है? सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, सोशल ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं जैसे कि उपभोग, उत्पादन, निवेश आदि का अध्ययन चरणबद्ध तरीके से करते हैं। ठीक है, उत्पादन समझते हैं, उपभोग हम लोग क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। हम लोग किसी भी चीज को उपयोग जो करते हैं, उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। आप लोग डेली लाइफ में उपयोग बोलते हैं, कोई भी चीज को अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसको उपयोग बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में वही शब्द को बोला जाता है उपभोग। क्या बोला जाता है इसमें? कंजम्पशन, यानी उपभोग बोला जाता है। अब उत्पादन किसी भी चीज का प्रोडक्शन, प्रोडक्ट जो बनती है, प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्पादन। उत्पादन में सारा चीज उत्पाद किया जाता है, चाहे आपके हाथ में लैपटॉप हो, या फिर मोबाइल हो, या फिर कोई खाने का सामान हो, या फिर कपड़े हो, सारा चीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट की जाती है, ये सारा चीज का क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं अर्थशास्त्र में। जिस सामाजिक विज्ञान की शाखा में जिस शास्त्र में, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखिए अर्थशास्त्र में चरणबद्ध तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एनआई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। पहले आपको पढ़ाया जाएगा प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय किस किस फैक्टर पर, कौन कौन से कारक पर डिपेंड करता है, वो चीज आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। जब तक आप उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको उपभोक्ता का इनकम कितना होता है वो चीज पता नहीं चलेगा। जब तक उपभोक्ता के इनकम का पता नहीं चलेगा, तब तक आपको एनआई यानी नेशनल इनकम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टडी करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब तक आप व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका समष्टि अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस उद्देश्य क्या होता है। हर बुक का तो उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सारा बुक का कुछ न कुछ तो एम होता है ना। तो अर्थशास्त्र का भी मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि राष्ट्र की भौतिक संपत्ति यानी जो भी फिजिकल एसेट्स हैं, यानी जैसे कि खनिज संपदा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, जैसे भी जो भी है भौतिक संपत्ति, उसमें वृद्धि करना है और लोगों के कल्याण में वृद्धि करना है। ठीक है, याद कीजिए मार्शल के अनुसार क्या है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। क्या है, सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी यही है कि लोगों का कल्याण में वृद्धि हो, लोगों का भलाई ज्यादा से ज्यादा हो और भौतिक संपत्ति में वृद्धि हो, राष्ट्र की, देश की जो भौतिक संपत्ति है उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। यही है अर्थशास्त्र का उद्देश्य। और अर्थशास्त्र कैसे, मतलब अर्थशास्त्र में बहुत सारे पॉलिसी होती है, बहुत सारी नीतियां होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। वो सारे चीज को फॉलो करते हुए अर्थशास्त्र में, वो अर्थशास्त्र की सारे चीज को फॉलो करते हुए अर्थव्यवस्था में वो रूल को, वो रेगुलेशन को लागू की जाती है और देश को विकास के रास्ते पर चलाया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमी। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, अगर बायोलॉजी में देखी जाए, साइंस में चली जाए, बायोलॉजी के जो फादर है एरिस्टोटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एरिस्टोटल, और हिंदी में उसको बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, तो वो अरस्तु यानी एरिस्टोटल जो थे मेन, वो क्या थे, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, लेकिन वो क्या थे, एक प्रकार के बायोलॉजी के भी ज्ञाता थे, जिसके कारण उनको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का फादर भी कहा गया। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के जो पिता है यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन शायद पूछा गया हो, 10th क्लास में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है। तो अर्थशास्त्र के जो पिता है वो कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक, देखिए अभी पिछले साल कौन थे, या अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कोई दूसरा है। ठीक है, चाणक्य की नीति चलती है यहाँ, तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए, निवासी जो थी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। देखिए पीडीएफ में सारा पॉइंट मैं आपको ऐड कर दिया हूं, कोई भी पॉइंट हम नहीं रखे हैं ताकि आपको नोट बनाने में मतलब दिक्कत ना हो, कहीं आप जाके आगे भूल ना जाए, इसलिए सारा पॉइंट आपको यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये व्यवसाय यानी ये करते जो थे वो क्या करते थे, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये एडम स्मिथ कौन थे, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की नाम अगर देखी जाए, तो ये पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 ईस्वी में छपी थी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणाएं दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए एडम स्मिथ। जितने भी अपने लाइफ में, ये काफी ज्यादा फेमस बुक है, जितने सारे बुक है उनमें से फेमस बुक जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है एडम स्मिथ का बुक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है। बुक में तो आपका नहीं दिया है, चैप्टर में आपका ये चीज नहीं दिया है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है। तो चाणक्य जो है ना, चाणक्य भारतीय अर्थशास्त्र के जनक है। चाणक्य की नीति को जानते हैं, चाणक्य की नीति आप लोग पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं या फिर राजनेता जो होते हैं, जो भाषण देते हैं, वो बोलते हैं कि चाणक्य की नीति को अपनाया जाए। ठीक है, तो चाणक्य की नीति को एक तरह से अर्थशास्त्र में लाया गया, भारतीय अर्थशास्त्र में। तो चाणक्य भारतीय अर्थशास्त्र क्या है, जनक है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिनका जन्म तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन अभी भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो तक्षशिला कहां चले गया, अभी वर्तमान में कहां है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। ठीक है, तो तक्षशिला में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे चाणक्य। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या पढ़ाया गया कि अर्थव्यवस्था। अब तो अर्थशास्त्र तो आप समझ गए ना, अर्थशास्त्र आपका दो है, व्यष्टि और समष्टि। अब चलिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। अब देखिए नाम से भी आप पता कर सकते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ECONOMICS स्पेलिंग देखिए, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स, आईसीएस लगा हुआ है,
फिजिक्स, आईसीएस लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जितने भी लगभग जितने भी सब्जेक्ट विषय के नाम जो होते हैं ना, लास्ट में आईसीएस लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको करना है, लेकिन होता है सिंगुलर, आप लोग प्लुरल नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था एक प्रकार का व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, या फिर जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आप डिफिनेशन दे रहे हैं, उसी क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्पादन क्या है, एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है। वितरण क्या है, एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है। खपत क्या है, एक प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है, एक क्या है, सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इकोनॉमी जो है आपस में कोरिलेट होते हैं, और ये क्या किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। क्या क्यों क्यों संपन्न किए जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अर्थशास्त्र का जो मेन उद्देश्य होता है वह सामाजिक कल्याण, यानी लोगों का कल्याण, लोगों को भलाई पहुंचाना है, लोगों की जिंदगी को वृद्धि करना है, लोगों की जिंदगी में सुख और शांति लाना है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य रहता है, एम रहता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन इसमें चैप्टर में आपका जिक्र किया गया है परिचय में, लेकिन आपको तीनों चीज पढ़ाया जाएगा, तीनों के प्रकार के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला जो प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनको जो फॉलो कर रहे थे अमेरिका फॉलो कर रहे थे, ठीक है, अमेरिका इनको फॉलो कर रहे थे। तो इससे क्या कहते हैं, इससे एक प्रकार का बाजार, सॉरी, इससे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, बाजारीय अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बाजारीय होगा, बाजारीय अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। प्राइवेट जो संपत्ति होती है, निजी संपत्ति जो होती है, उसको एक वैधानिक यानी लीगल, उसको एक तरह से कानून दिया जाता है, लीगली उनको एक तरह से मतलब हक दिया जाता है, जो भी मतलब वैलिड होता है, लीगल वैलिड उनको ठहरा दिया जाता है, उसमें इलीगल की कोई बात नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है, प्राइवेट जो पूंजी होती है वो कितना भी कोई आदमी बढ़ा सकता है। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक तरह से खासियत, ठीक है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता तथा मुक्त व्यापार होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता होती है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो जितना मन चाहे आप इन्वेस्ट करें, लेकिन सरकार की तरफ से आपका पर ज्यादा दबाव नहीं होगा, ठीक है। प्रतियोगिता तथा मुक्त व्यापार भी होती है, ज्यादा प्रतियोगिता होगा ही, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो एक पूंजीवादी नहीं रहेंगे ना, एक तो निवेशक नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उसमें प्रतियोगिता भी होती है और मुक्त व्यापार भी होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर देखी जाए तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था देखी जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी, फ्रांस अर्थव्यवस्था, ये लोगों की अर्थव्यवस्था जो है, मतलब ये सारे कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब चलिए, दूसरा जो प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्यों नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? क्योंकि इनको जो कंट्रोल किया जाता है, इनको नियंत्रित किया जाता है सरकार की तरफ से, सरकार इसमें लगभग कंट्रोल रखती है। समाज के कोई भी उद्योगपति इसमें आपस में अपने मन के अनुसार ज्यादा अर्थव्यवस्था में अपने मन के अनुसार आर्थिक क्रिया नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें नियंत्रण जो होता है मेनली सरकार का होता है, जिसके कारण इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्पत्ति के साधन पर समाज का स्वामित्व होता है, समाज का स्वामित्व होता है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता व प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। अब देखिए, पूंजीवादी में क्या है कि आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं पाई जाती आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतियोगिता। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखी जाए, रूस की अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया की अर्थव्यवस्था एक प्रकार का समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी जिनको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें निजी और सार्वजनिक यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को स्पेस दिया जाता है, दोनों को जगह दिया जाता है, कोई, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, नहीं, दोनों सेक्टर को इसमें क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी और राज्य यानी राष्ट्र, राज्य की जगह आप राष्ट्र भी लिख सकते हैं, दोनों का स्वामित्व होता है, दोनों का एक तरह से कंट्रोल होता है, दोनों आपस में, और दोनों उसमें अधिकार जमा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अधिकार जमाने के लिए आपस में ये कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन से होते हैं, जिसके कारण, जिसके माध्यम से वहां बांट दी जाती है कि किस पर किसका अधिकार है, ठीक है। स्वामित्व होता है तथा निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है, ठीक है। निजी संपत्ति, अगर ज्यादा संपत्ति रखना है, प्राइवेट एसेट से आपको ज्यादा रखना है विस्तृत अर्थव्यवस्था में भारत में, तो आपको कुछ जीडीपी भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर दिया जाता है। तो यहाँ एक तरह से कर लगा करके, टैक्स लगा करके सीमित कर दिया जाता है, ठीक है भाई। अगर आप ज्यादा धन रखेंगे, ज्यादा संपत्ति रखेंगे, तो आपको कर देना पड़ेगा, जीडीपी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रकार
यहाँ क्या कर देती है, निजी संपत्ति को सीमित कर देती है। ठीक, मतलब निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे, ये दोनों की लगभग जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप है। बिल्कुल, कैसे नहीं, यहाँ निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर, समाजवादी में सार्वजनिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, लोगों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है, और निजी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है पूंजीवादी में। लेकिन ये दोनों को बढ़ावा दिया जाता है मिश्रित में, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप है। ठीक है, इस प्रकार आप तीनों अर्थव्यवस्था को याद रखेंगे। हो सके आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, क्योंकि सिलेबस में आपका तो दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में, लेकिन आपको तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र होगा यहाँ। ठीक है, अर्थशास्त्र, यहाँ क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ जो अर्थशास्त्र है इन 12th क्लास आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आप तो पढ़ लिए हैं पूरा तरह से, टोटल 6 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर का नाम था परिचय, दूसरा का नाम था क्या, मतलब उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसी तरह से टोटल हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग जो कवर कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परिचय के अंतर्गत आपको दोनों सब्जेक्ट का, दोनों बुक का आपको परिचय देखना है, दोनों बुक के बारे में जानना है कि इसमें मेन डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, यानी एक फर्म होगा या फिर एक व्यक्ति होगा या फिर एक कंपनी होगा या फिर एक उद्योग होगा, उसकी आर्थिक क्रिया के बारे में, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे जिस अर्थशास्त्र के ब्रांच में, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक उपभोक्ता का व्यवहार या फिर एक फर्म का उत्पादन प्रक्रिया कैसी है, कितना उत्पादन करता है, नहीं करता है, एक उद्योग का आर्थिक क्रिया क्या है, एक कंपनी का आर्थिक क्रिया क्या है, कितना मार्केट में वस्तु का सप्लाई करती है, नहीं करती है, एक ही मतलब कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, एक ही व्यक्तिगत। ठीक है, तो उसका अगर स्टडी करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फर्म अथवा उत्पादक द्वारा उत्पादन की क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कीमत सिद्धांत, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी चीज का कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, नहीं हो पाता है, एक तरह से समस्या है। जैसे कि इसकी केंद्रीय समस्या क्या है, कीमत निर्धारण, यानी मेन जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, तो कीमत निर्धारण, किसी वस्तु या सेवा का कीमत किस प्रकार निर्धारण किया जाए, तो एक प्रकार का समस्या ही है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। 3 नाम जुड़ गया यहाँ, याद रखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोले या फिर आपको कीमत सिद्धांत बोले या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र बोले, आपको क्या समझना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। ठीक है, देखिए हिंदी में एक ही नाम है, लेकिन देखिए यहाँ 2 नाम और जुड़ गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर आपका कीमत सिद्धांत। ठीक है, तीनों नाम आप याद रखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार का मान्यता पर आधारित है। ये क्या है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब चलिए समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है, माइक्रो और मैक्रो। यहाँ देखिए MICRO माइक्रो और MACRO मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है व्यापक यानी बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, जिसके कारण सूक्ष्म, तो आप यहां से भी आप तो पता कर सकते हैं ना कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैंने आपको जस्ट बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब चलिए समष्टि अर्थशास्त्र जो क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितनी भी चीज छूट जाती है, यानी एक व्यक्ति, एक पर्सनल, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति का इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी कंपनी के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में, उसको छोड़ करके बाकी सारे कॉन्सेप्ट का अगर स्टडी करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इस अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। स्टडी तो करते ही है हम लोग, NI का स्टडी करते हैं, यानी नेशनल इनकम का स्टडी करते हैं, उसका विश्लेषण भी किया जाता है, यानी उसको एनालिसिस भी किया जाता है कि कितना हो सकता है देश का इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में NI कितना हो सकता है, नेशनल इनकम कितना हो सकता है। तो ये है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी ये जो थ्योरी है नेशनल इनकम, GDP, NNP, ये सब थ्योरी किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का सब टॉपिक है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिया गया कि NI यानी नेशनल इनकम तथा कुल उपभोग का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तथा विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया होगा ही। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र तो शॉर्टकट में निकल जाता है ना, किसी एक उपभोक्ता, किसी एक फॉर्म में, किसी एक मतलब उद्योग के बारे में हम लोग स्टडी अगर करेंगे तो वहां आसान होगा। ठीक है, वहां ज्यादा हम लोगों को झोलझाल की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां हम लोग स्टडी कर लेंगे। हाँ जब भाई एक फॉर्म है, इतना वस्तु का निर्माण किया, इतना
वस्तु को मार्केट में सप्लाई किया, तो ये इसका एनालिसिस करना, इसका गणना करना आसान है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आप एनआई यानी नेशनल इनकम यानी पूरे देश की आपको आय को गणना करनी है, ये क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है। ये बिल्कुल कंप्लेक्स वर्क है, कंप्लेक्स प्रोसेस है, यानी जटिल प्रक्रिया है। एनालिसिस भी करना, विश्लेषण करना, सारा चीज करना इसमें जटिल प्रक्रिया। जीडीपी को आप ऐसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? जीडीपी निकालने के लिए आपको पूरे देश की इकोनॉमिक सिस्टम में जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उसमें क्या उपभोग होता है, क्या व्यय होता है, क्या बचत होता है, क्या निवेश होता है, ये सारा चीज का स्टडी करना पड़ेगा। तभी आप फाइनल रिजल्ट में पहुंचेंगे कि जीडीपी कैसे निकालेंगे, एनआई कैसे निकालेंगे। तो ये कंप्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तथा यह पूर्ण रोजगार की, ये क्या है? अपूर्ण रोजगार हो जाएगा। यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब चलिए समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आपको पढ़नी है। दो विशेषता जनरली आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व तो आगे बताया जाएगा, विशेषता के अंतर्गत बहुत सारी चीज दी गई है, तो सिंपली आपको यहाँ पढ़ना है दो विशेषता, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता सबसे पहला है समष्टि उपकरण यानी मैक्रो टूल्स। क्या होता है मैक्रो टूल्स? के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएगी, मौद्रिक नीति आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझना है। 1 सेकंड प्लीज। मौद्रिक नीति के अंतर्गत है ना। अब देखिए यहाँ जो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी समष्टि उपकरण यानी मैक्रो टूल से बोलते हैं, जिसको मैक्रो यानी व्यापक टूल से, व्यापक उपकरण भी बोल सकते हैं आप इसको। तो समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अब देखिए अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है तो समष्टि का नहीं होगा, ये भी तो अर्थशास्त्र है भाई। मैंने आपको वहां क्या बताया कि समय हर एक अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है, बुक का एक उद्देश्य होता है, इसको पढ़ने का कुछ ना कुछ मकसद होता है कि देश में इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, ठीक है। इसका भी उद्देश्य क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र का, कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? समष्टि उपकरण बोलते हैं। जैसे कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये चीज आप मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ेंगे, आप मुद्रा और बैंकिंग में, मुद्रा और बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। आय नीति के बारे में भी आपका सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज जो होता है उपकरण है समष्टि अर्थशास्त्र का, ये क्या है? उपकरण है। यानी इसी चीज को फॉलो करते हुए, इसी उपकरण को मतलब उपयोग करते हुए, इसी नीति को उपयोग करते हुए इकोनॉमिक सिस्टम को यानी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम, समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों को फॉलो करते हुए, यानी देश की इकोनॉमी को सुधारा जाता है, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी देश की पूरी अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण, पूरा हॉल यानी पूरा देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अगर बात की जाए, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र जो संबंधित है पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें सारा चीज का आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समष्टि इकाइयों का अध्ययन, समष्टि इकाइयों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ माइक्रो यूनिट्स, जैसे कि एनआई का हो गया, टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट, कितना यानी टोटल प्रोडक्ट है। जैसे कि ये सब का हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। यहाँ आप लोग जीडीपी भी डाल सकते हैं, ठीक है, जीएनपी भी डाल सकते हैं, उसके बाद आपका एनआई तो है ही, ठीक है, आपका एनएनपी भी डाल सकते हैं। मतलब जितना भी आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि इकाइयों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ माइक्रो यूनिट से किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, हर इंपोर्टेंस क्या है इसका, ये चीज हम लोग देखेंगे। महत्व क्या है? अब देखिए महत्व के अंतर्गत आपको पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। जब तक आप समष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समझ में नहीं आएगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब देखिए उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में आप आय को पढ़ लेते हैं, इनकम को उसका पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ेगा आगे चल के, तो पड़ेगा ना, वहां आपको नहीं पढ़ाया जाता। अब उसका इफेक्ट, अब देखिए व्यवहार किसमें, उसमें जो आप लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तो उसमें उपभोक्ता के आय के बारे में आप जान लेते हैं, कितना बचत करता है, कितना खाता है, कितना पीता है, कितना खर्च करता है, ठीक है। लेकिन जितना बचत होता है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना राष्ट्रीय आय पर यानी नेशनल इनकम पर, लेकिन ये चीज के बारे में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है वो आपका पूरा कहाँ होता है, उसके बारे में आपको कहाँ पढ़ाया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका मतलब आधा अधूरा जो कॉन्सेप्ट है, अधूरा ही बोलेंगे ना, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपका पूरा हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह सहायक होता है। जैसे कि किसी फॉर्म के उत्पादन, रोजगार एवं कीमत संबंधी समस्याओं का निर्धारण, ठीक है। समस्या का वो हम लोग नहीं पढ़े थे कि किसी भी रोजगार का उत्पादन, कीमत की समस्या का निर्धारण कैसे किया जाए, ठीक है। ये सारे चीज के हम लोग ये सारे चीज के बारे में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आपको समष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ पढ़ना है। कुल उत्पादन, कुल रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है, अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याएं भी
व्यापक अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको आर्थिक विकास। आर्थिक योजनाओं का निर्माण करने हेतु यानी आर्थिक जो भी योजना होती है, इकोनॉमिक प्लान होती है, गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक प्लान लाई जाती है आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक योजनाओं का निर्माण करने के लिए। वो सारे चीज को निर्माण करने के लिए तो ऐसा नहीं कि निर्माण कर देगा। अगर सरकार को अगर जीडीपी देखना पड़ेगा ना, सरकार चाहेगी कि हमको मिलिट्री फोर्स में, सुरक्षा के क्षेत्र में हथियार खरीदने के लिए टोटल 10 बिलियन मतलब $10 मिलियन खर्च करना है। पता चला $10 मिलियन वहां पास कर दिया विधानसभा में, लोकसभा में बिल पास कर दिया, पता चला जीडीपी में है ही नहीं इतना रुपया, एनआई इतना कम है, इतना कम नीचे है, जीडीपी इतना नीचे गया हुआ। तो इसका तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। जीडीपी का अध्ययन करने के लिए कहाँ आएगा वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आर्थिक विकास कैसे होगा? आर्थिक विकास अगर करना है तो समष्टि अर्थशास्त्र की सारी पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण करने के लिए, चाहे वह सड़क योजना हो या फिर कोई बांध बनाने की योजना हो, ये सारी चीज का निर्माण करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि यही समष्टि अर्थशास्त्र बताता है कि देश के पास जीडीपी कितना है, कितना धन है, कितना एसेट्स है, कितना संपत्ति है, ये सारी चीज का इसमें स्टडी लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। फर्स्ट पॉइंट है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक। ठीक है, आप समझ गए सेकंड पॉइंट। अब जो थर्ड पॉइंट आपका आएगा वो पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, प्लीज आपको पार्ट 2 में आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो बन रहा है, लॉन्ग प्रोसेस अगर जाएगा तो फिर वहां आप ही को एक तरह से घटा है। ठीक है, इतना आपको पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र ना, तो दोनों आपस में कोरिलेट है। क्या है? कोरिलेट है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व के अंतर्गत दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, बाकी टॉपिक आपका चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 में कवर कराया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं इन 12th क्लास, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक ये एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, किसकी पुस्तक है, भारत के अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ के बारे में हम लोगों ने जाना, अर्थशास्त्र क्या है, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने ये सब चीज पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 परिचय का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया। तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो प्लीज अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करना है, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।